हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज आपके बीच में नीट पीवाईक्यू लेकर के आए हैं और उस पूरे नीट के 20 से लेके 2022 तक जितने पीवाईक्यू है उसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज मैक्सिमम लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। देखिए सीधी सी बात है, हमसे पूछ रहे हैं किसमें लॉन पेयर रिपल्शन क्या है, ज्यादा है। अब किसमें लॉन पेयर रिपल्शन ज्यादा हो सकती है, जिसमें लॉन पेयर ज्यादा होंगे, ऐसे ही हम बताएंगे। जिसमें लॉन पेयर ज्यादा है, जिसमें लॉन पेयर ज्यादा है उसमें रिपल्शन भी ज्यादा होंगी। ठीक है, अब लॉन पेयर किसमें ज्यादा है अगर हम चेक करें, तो अगर हम चेक करें XeF2। अब XeF2 को अगर हम चेक करें तो XeF2 में कितने लॉन पेयर हो सकते हैं। अब ये हमें कैसे पता लगेगा, ये हमें निकालना पड़ेगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, या फिर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लगा सकते हैं। तो ये जो IF2 है, आपको पता है ज़ीनॉन नोबल गैस होता है, तो लास्ट में कितना आएगा 5s2 5p6। ठीक है, आपको 2 F लगाने हैं, तो P के बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा, D बनाना पड़ेगा। ये हमारा P है और इस P के बाद हमें D बनाना पड़ेगा, 6 है ना, आगे D बनाना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, 2 बन जाएंगे और ये सारे के सारे तीन इस पे क्या आ जाएंगे, लॉन पेयर आ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा लॉन पेयर XeF2 में होंगे। जिसके लॉन पेयर सबसे ज़्यादा है उसकी सबसे ज़्यादा क्या होती है, लॉन पेयर रिपल्शन होगी। सो द आंसर इज सेकेंड, आंसर इज सेकेंड। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which statement regarding polymer is not correct? Thermoplastic polymer are capable of repeatedly softening and hardening on heating and cooling. ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। वाई? क्योंकि थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर होते हैं वो यही तो होते हैं जिनको हम बार बार क्या करें, हीट कर सकें, वो सॉफ्ट हो जाएं, फिर हम उनको स्ट्रॉन्ग करें तो वो कूल करें तो वो हार्ड हो जाएं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर आर रीयूजेबल। थर्मोसेटिंग, देखिए थर्मोसेटिंग, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्मोसेटिंग तो एक बार यूज करा उसके बाद खराब हो जाते हैं, रीयूजेबल थोड़ी है। बट थर्मोप्लास्टिक इज रीयूजेबल, थर्मोसेटिंग इज नॉट। तो आंसर इज सेकेंड। चलिए आयुपेक नेम ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। देखिए 1 को हम क्या बोलते हैं, अन बोलते हैं, दूसरे 1 को हम दोबारा अन बोलेंगे, और 9 को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, और लास्ट में EM बोलते हैं। सीधा NCERT से क्वेश्चन है, आंसर इज थर्ड। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड आंसर हमारे पास सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। P इज इक्वल टू टोटल पार्शियल प्रेशर। देखिए डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के लिए कौन सा नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। अब ये इन दोनों में हमारे पास प्रॉब्लम है। अब इन दोनों को अगर हम अच्छे से पढ़ें तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ये हमारे पास तो रोल्स लॉ है, दिस इज द रोल्स लॉ। ठीक है ना, तो ये हमारे पास रोल्स लॉ है, तो ये रोल्स लॉ वाली इक्वेशन को हम डाल्टन लॉ नहीं बोल सकते। सो आंसर इज सेकंड। रोल्स लॉ हमने पढ़ा है, रोल्स लॉ ने हमें ये बताया था वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूट is equal to mole fraction of the solute, vapor pressure of solute in the pure state। volatile में भी लग सकता है, नॉन वोलेटाइल में भी लग सकता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट विद HNO2, यहाँ पे 2 है, टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। यस दिस इज द करेक्ट। प्राइमरी एलिफेटिक है ना, एरोमेटिक में हम कर सकते हैं। देखिए एरोमेटिक अमाइन हमारे पास होता है ना, उसमें हम कर सकते थे। एरोमेटिक अमाइन से अगर हम HNO2 लें, ठीक है, इसको हम रिएक्ट कराएं तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है, ये स्टेबल होता है। बट एलिफेटिक अमाइन का तो अनस्टेबल होता है। परफेक्ट। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल इवन एट 300 केल्विन। नहीं, यहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो ओनली 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो ये तो 300 केल्विन बोल रहे हैं, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। only first is the correct, so answer is first। one is correct statement, second is incorrect, so first answer is there, correct answer is the first। okay, the incorrect statement regarding the enzymes। so what do you mean by enzymes? हम सब जानते हैं enzymes are the biocatalyst। आप सबको पता है जो enzymes होते हैं वो क्या होते हैं, biocatalyst होते हैं। तो enzymes है पॉलीसेकेराइड्स। ये कहाँ से आ गया पॉलीसेकेराइड्स भाई,
एंजाइम्स पॉलीसेकेराइड थोड़ी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ी है एंजाइम्स। एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स होते हैं वो तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बाकी सही होंगी, स्पेसिफिक होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं, रिड्यूस एक्टिवेशन, यस। तो फर्स्ट ये आपका इनकरेक्ट है, सो आंसर इज फर्स्ट, इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एसर्शन दिया हुआ है, एसर्शन क्या है, इन ए पर्टिकुलर पॉइंट्स डिफेक्ट। देखिए पॉइंट्स दो तरह के डिफेक्ट होते थे सॉलिड में, एक होता था हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, एक होता था हमारे पास लाइन डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट में हमारे पास फ्रैंकलिन डिफेक्ट था, ठीक है, और शॉर्ट की डिफेक्ट था, यही था ना हमारे पास, ठीक। तब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है पॉइंट डिफेक्ट में एन आयोनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इवन इफ द few of its cation are missing from its unit cell। yes, इसी को तो फ्रैंकलिन डिफेक्ट बोलते हैं। और फ्रैंकलिन डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट होता है, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है, वेयर द नंबर ऑफ cation एंड एनायन आर सेम, नंबर ऑफ cation एंड एनायन आर सेम, इसी को बोलते हैं ना स्टोइशियोमेट्रिक। सो द आंसर इज ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बी क्या कह रहा है, इन आयनिक सॉलिड फ्रैंकलिन डिफेक्ट अराइजेस due to dislocation of cation from its lattice site to interstitial site, maintaining overall electrical neutrality in the light of the above statement. Both are correct, reason is also correct. So the A is correct but R is not correct, no, A is not correct, R is correct, no, A and R is the best explanation, so answer is third। A भी ठीक है, R भी ठीक है और बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है एक, ठीक है। अब इस ग्राफ को हम समझते हैं ये कौन सा ग्राफ है। देखिए वाई एक्सिस पे क्या लें और हम एक्स एक्सिस पे क्या लें। हमारे पास क्या लिखा है, जीरो ऑर्डर के लिए वाई को रेट बोलते हैं और एक्स को कंसंट्रेशन बोलते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो जीरो ऑर्डर में यही होता था कि अगर हम एक्स की जगह हम कंसंट्रेशन ले लें और वाई की जगह हम रेट ले लें, तो आप जितना मर्जी कंसंट्रेशन चेंज करो रेट आपका हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर है। रेट लो अगर हम बनाएं जीरो ऑर्डर का, तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन, पावर में जीरो होती है, तो जितनी मर्जी आप कंसंट्रेशन चेंज कर लो रेट तो आपका के इक्वल ही रहेगा। सो द जीरो ऑर्डर के लिए तो ठीक, इतनी बात तो ठीक है। आगे देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर y इज इक्वल टू टी हाफ लाइफ टाइम एंड x इज कंसंट्रेशन। अच्छा हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर का कितना होता है, आप सबको पता होगा, हाफ लाइफ टाइम कितना होता है, 0.693 अपॉन में k, यही होता है। हाँ ठीक बात है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, दिस इज द करेक्ट आंसर, सो द आंसर इज फर्स्ट। ओके, देखिए पूरा डेप्थ नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, पूरे क्वेश्चंस की डेप्थ नॉलेज अगर आपके पास है देन यू आर एबल टू गिव द आंसर, सो आंसर इज फर्स्ट वन। ओके चलिए नाइन्थ क्वेश्चन, दीज आर द हाइड्राइड्स। अब इनमें से हमें बताना है कौन प्रिसाइज है, कौन डेफिशिएंट है, कौन रिच है, कौन आयोनिक है। सी हियर B2H6 दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये हो गया हमारे पास डेफिशिएंट, तो सी का आ गया सेकंड, तो सी का सेकंड इनमें से कौन सा है, ये है सी का सेकंड, बस यहीं से पता लग गया, देखो यहीं से पता लग गया क्योंकि सी का सेकंड और है ही नहीं कोई, तो आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड, सी का सेकंड आ गया। और हमें पता है जीई कार्बन क्या, तो कार्बन के जितने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं, तो बी का फर्स्ट आ गया, बी का फर्स्ट क्या, एच एफ कौन सा हो जाएगा हमारे पास, डी, डी हमारा कौन सा हो जाएगा, सही है, तो सी का हमारे पास सेकंड आ गया, बी का हमारे पास फर्स्ट आ गया। MgH2 इज द आयोनिक कंपाउंड, यस, HF पे लॉन पेयर है बहुत सारे, सो इट इज एक्ट एज इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, तो आंसर इज थर्ड, सब कुछ मिल गए। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको एक दो भी पता है ना देन यू बी आर एबल टू गिव द आंसर, अगर एक दो भी पता है तो सिंपल, ठीक है जी। चलिए स्टेटमेंट वन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इंक्रीजेज इन द और, बॉइलिंग पॉइंट गलत बात है, H2O का तो ज़्यादा होता है ना क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये वाली तो स्टेटमेंट ही हमारी क्या होगी, गलत हो गई। आगे बढ़ लेते हैं, आगे वो क्या कह रहा है, आगे कह रहे हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड, तो मतलब फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अब हम सेकंड देखते हैं, फर्स्ट इज इनकरेक्ट का मतलब क्या है, बस यहीं से ही आंसर आ गया। अच्छा सेकंड भी देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज द मोलर मास, ठीक है, मोलर मास इन द लाइट ऑफ आवर स्टेटमेंट। हाँ वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास बढ़ाने पे बढ़ता है, बट ऊपर वाली बात गलत है, ऊपर वाली का बात क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आना था,
सो नाउ फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। जनरली तो बॉइलिंग पॉइंट आपका मोलर मास बढ़ाने पे बढ़ता है, बट हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण उसका ज़्यादा होना चाहिए ना बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, सो आंसर इज 10th का आंसर सेकंड। चलिए, सो दीज आर द कुछ ग्राफ्स हमें पता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। इन सब में से क्लोरोबेंजीन किस में आ जाएगा? क्या हम एनिलीन को रिएक्ट करें? नहीं आता। एनिलीन से तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, बेंजीन से HCl से कभी नहीं करते, यहाँ तो मार्कोनी एंटी मार्कोनी रूल में होता है। ये बेंजीन को Cl2 से, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। फिनोल को अगर हम NaNO2 से लगाएंगे तो ये तो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ये तो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। देन CuCl से देन सैंड में रिएक्शन हो जाएगी। सो द परफेक्ट आंसर इज थर्ड। बेंजीन को Cl2 अनहाइड्रस FeCl3, तो आपके पास क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। ओके, सो थर्ड आंसर इज करेक्ट। Move on to the next. Given below are the two statement assertion reasoning. ICl is more reactive than I2. देखिए हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन, ये हमारा ICl है, ये हमारा I2 है। अब हमने चेक करना है इसके बॉन्ड वीक हैं ICl के कि I2 के बॉन्ड वीक हैं, ये चीज़ हमने चेक करनी है। जिसके बॉन्ड वीक होंगे वो फटाफट से रिएक्टिव होगा। तो ICl के बॉन्ड क्या होते हैं? वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। जहाँ डिफरेंट ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है उसके बॉन्ड वीक होंगे। आई में कौन सी 5p है और क्लोरीन में 3p है, दोनों अलग अलग लास्ट ऑर्बिटल्स हैं, तो दोनों की ओवरलैपिंग भी अलग अलग है। हेंस तो इस करके क्या हो जाएगा, इस करके इसके जो बॉन्ड होंगे वीक होंगे, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फर्स्ट इज करेक्ट I2 से। ICl बॉन्ड इज वीक, यस दिस इज आल्सो करेक्ट। तो A and R इज करेक्ट एंड R इज द एक्सप्लेनेशन, थर्ड आंसर। ओके, तो देखिए आप समझिए इस चीज को, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा रखा है, इसलिए हम बोलते हैं एनसीईआरटी इज मस्ट। एनसीईआरटी तो सबसे जरूरी है क्योंकि एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी से उठा के दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैडोलीनियम के बारे में पूछा है। गैडोलीनियम, यू नो गैडोलीनियम एफ ब्लॉक एलिमेंट। लाइन क्या थी? सिर पर 9 दिए। ठीक है, प्रोमिला शर्माई, यूरोप के गढ़ के, दिस इज GD। तो GD की खास बात क्या है? लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसकी जो थर्ड आयोनाइजेशन मैंने +2 तक तो बन जाएगा बट +3 नहीं बनेगा। वाई? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रॉन्ग, हाई बेसिक रॉन्ग, स्मॉल से करेक्टर, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी यस, क्योंकि इसकी लास्ट F की जो ऑर्बिटल होती हैं, ये कौन सा F है? ये 4F है, लेंथेनॉइड सीरीज है ना, 4F है, तो इसके लास्ट में 4F आएगा और 5D आएगा। तो इन दोनों की जो एक्सचेंज एनर्जी है ना वो ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। सो आंसर इज 4th। ओके, चलिए तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, ये कॉपर का है, ये जिंक का है, ये Fe का है, ये Ag का है। सबसे ज़्यादा किसका है? Fe का है, मतलब Fe का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, अब हमारे पास ये रिएक्शंस दे रखी हैं। अब हम जैसे ये फोर्थ रिएक्शन है इसको देखते हैं। यहाँ कॉपर +2 है और यहाँ पे कॉपर है, ये Fe0 और यहाँ पर Fe+2। देखिए यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन हो रही है, आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन हो रही है, ये नहीं हो सकती कभी भी। क्यों? क्योंकि Fe का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर हम Fe का रिडक्शन पोटेंशियल चेक करें वो माइनस में 0.44 है। ठीक है, और तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर हम कॉपर का चेक करें तो 0.34 है, तो Fe का मैं यहाँ लिख देता हूँ -0.44, -0.44 ये Fe का है। ठीक है, और कॉपर का लिख देते हैं कितना, 0.3। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक करें Ag पॉजिटिव से Ag का 0.80 दिया हुआ है, Ag पॉजिटिव से Ag 0.80 दिया हुआ है, मतलब Ag की क्या होनी चाहिए? रिडक्शन होनी चाहिए। ठीक है, Ag की यहाँ पर रिडक्शन होनी चाहिए। अब आप ऐसी रिएक्शन को उठा लें क्योंकि Ag का रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 है। अब इनमें से आप ऐसी रिएक्शन को चेक कर लें कि जहाँ पे Ag की रिडक्शन नहीं हो रही है। अब आप चेक करो इस वाली रिएक्शन को, सेकेंड वाली रिएक्शन को चेक करो,
ये Ag है हमारे पास, Ag से क्या बन रहा है, Ag+2 बन रहा है, ठीक है, या +1 बन रहा है, यहाँ पे +1 Ag2 है। तो यहाँ देखो Ag की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो Ag की ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि Ag का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर Ag की रिडक्शन होनी चाहिए। सो द आंसर इज सेकंड, सिंपल। तो इनकरेक्ट पूछना था, इनकरेक्ट पूछना था, तो जस्ट सिंपल आप पे वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को चेक करके आप फाइंड कर लो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसकी रिडक्शन ही होगी ना। बट इस रिएक्शन में Ag यहाँ पे 0 है और Ag यहाँ पे +1 है, तो मीन्स Ag की ऑक्सीडेशन हो रही है, सो दिस इज नॉट हैपन, सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन ऑल द एटम all the 5 3D orbitals are equal in energy in free states, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है, तो दीज आर द करेक्ट। फ्री स्टेट में तो इक्वल एनर्जी में होता है। द शेप ऑफ सिमिलर टू द ईच अदर, हाँ इन तीनों की शेप एक जैसे ही होती है, बस वो प्लेन उनके चेंज होते हैं, डबल डम्बल होती है ना, ऐसे ऐसे हम डबल डम्बल बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, देन ऐसे बनाते हैं, फिर वो एक्स वाई और ये वाई जेड, ये सब ठीक है। बट एक्स स्क्र माइनस वाई जेड्स के वाई स्क्र जेड स्क्र की सिमिलर है, नो 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 नो, दिस इज नॉट सेम। एक्स स्क्र वाई स्क्र की शेप कैसी होती है, एक्स स्क्र की तो भाई ऐसी होती है, और जेड स्क्र की कैसी होती है, स्फीरोइडल, डम्बल भी होती है, स्फीयर भी होती है। सो दिस इज द नॉट करेक्ट, दिस वन इज द नॉट करेक्ट। और तो सब ठीक ही होंगे, अब ये नॉट करेक्ट है तो बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी सब तो ठीक ही होंगे। ओके चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, आईयूपैक नेम लिखना है इस कंपाउंड का। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से, काफी टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका चार्ज निकाल लेते हैं। यहाँ पर दो कितने Ag हैं, तो इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। तो Ag कितने हमारे पास 2x, ठीक है। वाटर कितने हमारे पास 0, दो वाटर है तो 0 होता है उस पर। तो Cn कितने -2, दो बारी तो इक्वल टू 0, तो यहाँ से x 2x इज इक्वल टू x, यहाँ से x कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ से x कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पर x का मतलब 1, तो मतलब इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी 1 है और इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी कितनी है 1 है, तो Ag की ऑक्सीजन स्टेट 1 है, तो 2 वाला तो कैंसिल हो गया, 2 वाला तो कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से कोई ऑप्शन है, यहीं से पता लग गया हमें। अब आपको चेक करना है कि यहाँ अगर Ag+1 है तो यहाँ पे कितना आएगा, Cn पे -2 आएगा, तो x यहाँ पे -2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगी, +1 आया, यहाँ -1 लिखूँ तो ये हमारा -1 और ये हमारा +1, ठीक है। तो ये हमारा कैटायन है और ये हमारा क्या है, एनायन है। पहले वाला कैटायन है, दूसरे वाला हमारे पास क्या है, एनायन है। तो कैसे नाम लिखेंगे, डाई एक्वा, डाई एक्वा, डाई एक्वा, फर्स्ट में सिल्वर 1, डाई सियानो, हम 8 कहाँ पे लगाते हैं। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दीज आर द रिएक्शंस। अब हमने इन रिएक्शंस को सॉल्व करके चेक करना है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये +2 है और यहाँ पर Mn कितना है, +7 है, तो यहाँ क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर O2 0 है, यहाँ पर O2 -2 है, यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, विल द परमैंगनेट आयन MnO4 लिबरेटेड O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, ठीक है। तो हमने याद करा था कि MnO4 नेगेटिव को जब हम एसिड में डालेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, Mn+2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वाटर से हमारा क्या बन जाएगा, एसिड में डालने के बाद वाटर भी लिया हुआ है यहाँ पर हमने, और वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में, ठीक है। तो यहाँ पर -2 है, यहाँ पे 0 है, यही हमने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ हम चेक करें तो Mn+7 से +2 बन रहा है, तो यहाँ Mn की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। और O2 -2 से क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, तो O2 की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। हमें Mn की क्या दी है, ऑक्सीडेशन दी है, बट हमें क्या चाहिए, रिडक्शन चाहिए। तो Mn की हमें रिडक्शन चाहिए, तो वैल्यू को मैं माइनस में प्लस कर देता हूँ, प्लस में कर देता हूँ। ऐसे यहाँ पर मुझे रिडक्शन चाहिए, O2 की हमें चाहिए ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो रही है। O2 की मुझे ऑक्सीडेशन चाहिए बट डी रिडक्शन हुई है, तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, ठीक है। अब ई नॉट सेल निकाल लेता हूँ,
ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, ऐसी है। तो ऑक्सीडेशन किसकी है 1.510 प्लस रिडक्शन किसकी है 1.223, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.287। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। प्लस में आ रहा है तो यस, माइनस में आता है तो रिएक्शन नहीं होती, प्लस में आ रहा है तो हो जाएगी। सो इसको माइनस करेंगे तो यही आएगा 0.287। सो आंसर इज थर्ड। ठीक है, तो देखिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, वहाँ पे नॉलेज इक्वेशन थी, ई नॉट सेल के क्वेश्चंस थे। अब देखो ये दोनों का मिक्सचर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी और डी एंड एफ ब्लॉक का भी। डी एंड एफ ब्लॉक में हमने इसकी रिएक्शन पढ़ी थी, KMnO4 की रिएक्शंस पढ़ी थी बहुत सारी, कि अगर हम इसको एसिड में डालेंगे तो Mn+7 से क्या बना देगा +2 बना देगा। फिर हमने देखा था अगर हम इसको बेस में डालेंगे तो ये Mn से क्या बना देगा +6 बना देगा। अगर हम इसको वाटर में डालेंगे तो Mn क्या कर देगा +4 बना देगा। तो ये हमने पढ़ा था। और फिर हमने देखा था कि अगर हम लें NO2 नेगेटिव तो एक इसको चेंज कर देगा NO3 नेगेटिव में चेंज कर देगा। अगर हम लें SO3 - 2 किस में चेंज कर देगा SO4 - 2 में, बिकॉज KMnO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम थोड़ी देर में सॉल्व करते हैं, अभी न्यूमेरिकल है बड़ा सा। नेक्स्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कायरलिटी इज, कायरलिटी का हमने क्या बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनएंशु हमारा सुपर इम्पॉसिबल यही इनकरेक्ट है, इनएंशु में तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, सुपर इम्पॉसिबल थोड़ी होते हैं। अरे बबुआ नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट ही बताना था ना, यस इनकरेक्ट बताना था, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मोलर सोल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट देयर इज। वन मोलर का क्या क्या मतलब है, वन मोलर का मतलब है मोल ऑफ सोल्यूट, वन मोल ऑफ सोल्यूट dissolve in 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ये है ना वन मोल का मतलब, यही है वन मोल का मतलब। वन मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, और हमें दिया है 0.5 मोल। तो 0.5 मोल किस में डिजोल्व होगा 1000 ग्राम नहीं 500 ग्राम में हो जाएगा। ठीक है ना, तो 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक हमारा क्वेश्चन बच गया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 will be required to neutralize 50 ml of 0.5 मोल। ठीक है, इस रिएक्शन को हम पढ़ते हैं। इस रिएक्शन से हमें क्या पता लग रहा है 1 मोल CaCO3 किससे रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ HCl से रिएक्ट कर रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, और हमने क्या निकालना है व्हाट मास ऑफ 95% ऑफ प्योर CaCO3 का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ये सबसे पहले हम यहाँ मैं लिख देता हूँ कि अगर मुझे मोल ऑफ HCl निकालने हैं तो कितने होंगे 1/2 मोल ऑफ, मतलब मोल ऑफ CaCO3 निकालने हैं तो कितने होंगे 1/2 मोल ऑफ HCl होंगे, ऐसे होंगे। तो सबसे पहले मैं मोल ऑफ HCl निकाल लेता हूँ। अब मोल ऑफ HCl कैसे निकालूंगा मैं, मुझे ये दे रखी है, ये दे रखे हैं, तो यहाँ मोलैरिटी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो मेरे पास क्या है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ। मोल ऑफ HCl निकालूंगा पहले, फिर यहाँ पुट करूंगा। तो मोल ऑफ HCl के लिए मुझे ये गिवन स्टेटमेंट है 50 ml है, और कितना हमारे पास है 50 ml है, और 0.5 मोलर HCl है। तो मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ HCl अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ml में लिखा है ml में, तो 0.5 इंटू में ml, ये मिलीलीटर में है तो इसको लीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड। तो ये मेरे पे आ गया मोल ऑफ HCl। इसमें सोल्व करूँ पॉइंट हट के 10 नीचे आ जाएगा, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल आउट, तो 25 अपॉन में 1000, दिस इज द मोल ऑफ HCl। तो 0.025 दिस इज द मोल ऑफ HCl। अभी मेरे पास मोल ऑफ HCl आए हैं, अभी ये मेरे पास मोल ऑफ HCl आए हैं अभी। तो मोल ऑफ, ठीक है, ये मेरा मोल ऑफ HCl आया है, मेरे को निकालना है मोल ऑफ CaCO3, मोल ऑफ CaCO3 जो कि कितने थे हाफ ऑफ मोल ऑफ HCl।
मोल ऑफ HCl कितने हैं 0.025, तो इसका हाफ कर देंगे 2, कितना आ जाएगा इसका हाफ 0.0125। दिस इज द मोल ऑफ CaCO3। तो अब मेरे पास ये भी पता लग गए, मोल ऑफ CaCO3 भी मेरे को पता लग गए, कितने हैं मेरे पास 0.0125। ठीक है, तो मोल ऑफ CaCO3 मेरे पास ये निकला है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, देखिए इससे मैंने मोल ऑफ HCl निकाले, मोल ऑफ HCl निकल गए तो मेरे मोल ऑफ CaCO3 आ गए। अब मुझे दिया क्या हुआ है, व्हाट इज द 95% प्योर CaCO3, परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला होता है मास ऑफ CaCO3 अपॉन में इसका मोलिकुलर मास इनटू में 100, यही होता है। अब मेरे पास मोल कितने आ गए थे 0.0125, ये आ गए थे मोल। ठीक है, अब मोल को अगर मैं ग्राम में बदलना चाहूँ तो ग्राम में कैसे बदलूँ इसको मैं, तो मोल इज इक्वल टू ग्राम इनटू में मोलर मास, ऐसे ही होगा, तो ग्राम इनटू मोलर मास मतलब 100, इसको मैं किससे इनटू कर दूंगा 100 से। ठीक है, तो ये 4 जीरो नीचे आ गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 125 अपॉन में 100, तो कितना आ गया 1.25, ये मेरे पास कितने आ गए 1.25। ठीक है, ये क्या है अभी, ये आया मेरे पास ग्राम, किसके ग्राम आया मेरे पास अभी, ये CaCO3 के। अब ये 1.25 CaCO3 के ग्राम है और मेरे पास 95% है, तो मैं मास ऑफ CaCO3 की जगह क्या लिखूंगा 1.25, परसेंटेज की जगह 95, 1.25 मॉलिक्यूलर मास इनटू में 100। मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा यहाँ से, मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 1.25 अपॉन में 95 टू में 100, ये 2 जीरो नीचे, 2 जैसे 95 अपॉन में 1.25, तो अप्रॉक्स 1.32 आंसर आ जाएगा। सो फोर्थ इज आंसर। ओके, सो दीज आर द 20 क्वेश्चन जो कि हमने कवर करे हैं अपनी पूरी नीट की सीरीज से, और लास्ट 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं, 22 वाले PYQs हैं ये। तो इतना आप इसको डिस्कस करिए, इसको समझिए, कल नेक्स्ट सीरीज आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।